वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जैसा आपको बताया कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर जो एनालिसिस है, आई मीन स्प्रेड है, इसका ये मतलब नहीं होता। मार्केट में आमतौर पे देखा जाता है कि स्प्रेड जो है वो आमतौर पे जो ब्रोकर का कमीशन है या ब्रोकर जो हमसे स्प्रेड चार्ज कर रहा है उसको देखा जाता है कि इस चीज़ को स्प्रेड कहा जाता है। बट वीएसए की लैंग्वेज के अंदर स्प्रेड जो है, स्प्रेड का ही मतलब है कि बार का जो साइज होता है आई होप आज कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही चल रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो स्प्रेड किसको कहा जाता है? जो बार का साइज होता है ना, इसको स्प्रेड कहा जाता है। वीएसए आपको प्रोफेशनल्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखने में मदद कर रहा होता है। हर लिहाज से आप स्मार्ट मनी को ट्रैक कर सकते हो, और इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं जो दुनिया को ऑपरेट कर रहे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन तमाम की एक्टिविटीज़, उन तमाम चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो। हेज फंड्स हैं, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, राइट? क्योंकि ये छोटे मोटे अमाउंट के साथ मार्केट में नहीं आते, इस वजह से ये अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करते, इनको लॉस अपना नहीं करवाना होता। इस वजह से ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? मैनिपुलेट करने के लिए सबसे जो बड़ा इनका हथियार रहता है वो होता है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग के थ्रू ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद एसएल हंटिंग भी मार्केट में ऑकर हो रही होती है। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज है ना, किस किस तरह से ये मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, किस किस तरह से ये इनकी इनकी जो चाल, अगर उर्दू में बोला जाए तो इनकी जो चाल चलने वाली जो होती है ना, वो आप बिल्कुल देख सकते हो वीएसए की मदद के साथ। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि ये लोग जब भी बाय करने वाले होते हैं या सेल करने वाले होते हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं, अपने फुटप्रिंट्स जो है ना चार्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। फुटप्रिंट्स, ठीक है? तो आप इन फुटप्रिंट्स के ऊपर कदम रखते रखते, इनके जो कदमों के निशान है, आप इनके साथ साथ चल सकते हो। अच्छा जी। अरे प्लीज गिव मी अ सेकेंड। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ किस्म की और भी ट्रेडिंग मौजूद होती है, जिनके अंदर, जिस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालाइज करना, ठीक है? फंडामेंटल एनालाइज जो है वो बिलाशुबा बहुत ही एक्यूरेट ट्रेडिंग होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा नॉलेज है। इसको हासिल करना बहुत थोड़े टाइम और बहुत थोड़ी मेहनत से ये बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकता, ठीक है? और ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस के साथ आप इसके साथ नहीं जा सकते, राइट? इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो ये कि आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस या कॉमर्स का रहना लाजमी होता है। उसके बाद आप कुछ कह सकते हो कि आप फंडामेंटल जो है ना आप सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद रहने के बाद भी आपको 3 से 4 साल का अरसा लग रहा होता है, ओके? उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन के अंदर क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल, तमाम वही ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं? प्राइस की चैनलिंग शामिल है, प्राइस का ट्रेंड लाइन शामिल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शामिल है, इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स शामिल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बन जाती है, जो कि हर कोई उस चीज़ को देख रहा है। इस वजह से स्मार्ट मनी अगर आपको मैनिपुलेट करना चाहे या आपकी एसल हंटिंग करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान रहता है, ओके? प्राइस एक्शन चूंकि एक ट्रेडिशनल मेथड है ट्रेडिंग करने का, इस वजह से भी आपको
आसानी के साथ एसएल हंटिंग की जद में लाया जा सकता है। मतलब अगर स्मार्ट मनी जब भी किसी वक्त चाहे तो वो इन ट्रेडर्स को सबसे पहले भी कैप्चर कर सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, राइट। अगर इन दोनों नॉलेज को मिला दिया जाए आपस में, तो प्राइस फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल आपको सिर्फ ये बता रहा होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, जबकि प्राइस एक्शन आपको एंट्री पॉइंट आपको बता सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बात की जाए तो आप ये तमाम काम इसी के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वीएसए जो है वो बेस्ट मेथड है। इन तमाम मेथड्स के ऊपर वीएसए को एज हासिल है। वीएसए किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, इंडिसेस में कर सकते हो, कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो होते हैं ना, वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम रियल नहीं होता। बहुत सारा एक जो बीएसए के हेटर्स जो है वो ये कह रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनकी दुकान बंद हो रही होती है, प्राइस एक्शन और ये वो, ठीक है। तो ये लोग क्या हरबा इस्तेमाल करते हैं, ये हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वीएसए के अंदर जो वॉल्यूम आता है ना फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम, ये कहते हैं कि रियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट के अंदर टिक वॉल्यूम मौजूद होता है, टिक वॉल्यूम मौजूद होता है, ठीक है। और टिक वॉल्यूम जो है वो रियल वॉल्यूम की प्रॉक्सी है, ठीक है। और ये कोरिलेटेड होता है 90% ऑफ द टाइम। 90% जो रियल वॉल्यूम चल रहा है ना, जिसे फ्यूचर मार्केट का वॉल्यूम कहा जाता है, फ्यूचर मार्केट का वॉल्यूम बिल्कुल रियल होता है। तो फॉरेक्स मार्केट का जो टिक वॉल्यूम होता है ये इसका 90% कोरिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर तो यहीं पर रहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ही रहते हो, तब भी आप 90% एक्यूरेट हो वॉल्यूम के मामले में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप फ्यूचर मार्केट को भी इस्तेमाल कर सकते हो अपना एनालाइज करने के लिए, और उसके अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी रियल होता है, ठीक है। इस वजह से ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम रियल नहीं है तो आपको ट्रैप कर रहा होता है। और बीएसए मेथोडोलॉजी किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड की जा सकती है, ओके। 1 मिनट से लेके आप मंथली तक भी इसको ट्रेड कर सकते हो, नो इशू होता है। वीएसए उस वक्त जनरेट हुआ था जब एलियट वेव्स थ्योरी बनी थी और गैन थ्योरी बनी थी। बिल्कुल वीएसए भी उसी के बाद आया था। गैन थ्योरी क्या होती है, ये आपको टाइम साइकिल्स बता रही होती है कि दुनिया में कोई भी जब बड़ा वाकया रुनमा होता है तो उसका जो टाइम साइकिल है वो 10 साल का टाइम साइकिल है, कि वो हर 10 साल के बाद इस तरह का वाकया रुनमा होता है, या 5 साल या 3 साल या 2 साल, इस तरह से इसे कहते हैं गैन थ्योरी, ठीक है। और एलियट वेव्स, इन दोनों थ्योरीज का जो ताल्लुक था वो एस्ट्रोलॉजी के साथ है। इस वजह से इनके अंदर भी मुकम्मल चीजें जो है ना, मुकम्मल एक्यूरेसी मौजूद नहीं है। रिचर्ड डी वाइकॉफ ऐसे वक्त में मार्केट में आते हैं और वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज की थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम को इस्तेमाल किया जाता है। और वॉल्यूम हम पहले से जानते हैं कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, राइट। जो लोगों ने इनके साथ कंट्रीब्यूशन किया वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बनाने के अंदर, जो बड़े बड़े नाम हैं, रिचर्ड ई वाइकॉफ खुद से हैं, चार्ल्स डो बहुत बड़े ट्रेडर है, जेसी लिवरमोर बहुत, मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स जो है ना उनमें इनका नाम आता है, जेसी लिवरमोर का। टॉम विलियम्स बिल्कुल बहुत एक बड़े ट्रेडर है, कैल्विन होम्स है ना, और इसके अलावा तमाम नाम, इन लोगों ने वीएसए के अंदर पार्टिसिपेशन की हुई है। इट मींस कि जब दुनिया के इतने बड़े बड़े ट्रेडर जो हेज फंड्स के मालिक हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एडिशनल एक कंफर्मेशन मौजूद है कि वीएसए जो है ना वो एक परफेक्ट चीज होने जा रही है।
VSA मेथोडोलॉजी क्लियरली बेस्ट मेथड है तमाम दूसरे मेथड की निस्बत से। इसकी क्या वजह है? नंबर 1 के ऊपर ये नॉन सब्जेक्टिव है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। ठीक है, आपको बहुत सारे वेरियस किस्म के ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए। इट इज नॉट प्रोन टू स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन। जैसा कि दूसरे मेथड्स के अंदर स्मार्ट मनी आपको ट्रैप कर रही होती है, VSA के अंदर ट्रैप नहीं कर सकती, क्योंकि VSA बना ही इस मेथड के ऊपर है कि आप उनके फुटप्रिंट्स को पहचान सको। ठीक है, इस वजह से आप इस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनते। मार्केट की मूवमेंट, आने वाली सप्लाई, आने वाली डिमांड, इन तमाम की इंफॉर्मेशन आप इस VSA को कंप्लीट करने के बाद आप ले सकते हो। ये था कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन VSA के ऊपर। अब हम प्रैक्टिकल में कुछ देखते हैं कि हमने एक्चुअली लेके चलना कैसे है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। VSA स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, रेंज ऑफ बार। जैसे मैंने बताया कि जो बार होती है ना, उसका हाई और उसका लो, इसके दरमियान का जो फासला है, इसको आप आसान सी जबान के अंदर बात करो तो आप साइज कह सकते हो कि बार का साइज कितना था। ठीक है, इस चीज को चेक किया जाता है और इसके साथ वॉल्यूम को चेक किया जाता है कि वॉल्यूम कितना आया। हमारे साथ कुछ पुराने लोग भी मौजूद हैं और मेरा जो इंटरेक्शन हुई ऐसे लोगों के साथ जो मार्केट में कुछ 4-5 साल से भी ट्रेड कर रहे हैं, वो कॉमनली एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं VSA करने के बाद भी। इस गलती को आपने नोट कर लेना है अपने पास और आपने ये गलती नहीं करनी। आपको ये बताने का ये मकसद है। वो गलती क्या करते हैं? स्टार्ट के अंदर ये स्प्रेड तो नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी मैच्योरिटी आती जाती है तो इसको स्प्रेड को नोट करना वो छोड़ देते हैं। वो सिर्फ क्या देखते हैं? सिर्फ वॉल्यूम देखना शुरू कर देते हैं कि बार चल रही है और उस पर वॉल्यूम कितना आ रहा है। कंपेयर सिर्फ वॉल्यूम को ही कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये एक्चुअली गलती है उन लोगों की जो VSA में फेलियर होते हैं। उनकी नंबर 1 पे ये गलती होती है कि वो बार का एनालाइज करना छोड़ देते हैं या उसको ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे होते हैं बार के एनालाइज करने को। लेकिन एक्चुअली हमने ये दोनों काम साथ में करने होते हैं, हमेशा ये दोनों काम साथ में करने होते हैं। ठीक है, तो ये वो काम है जो पॉसिबली हम में से कोई और बंदा भी कर सकता था। आपने हमेशा इस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि ये गलती आपने रिपीट नहीं करनी है। राइट, VSA जो है एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी है, एक स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि मेथोडोलॉजी क्या होती है और स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी कहा जाता है कि जिस तरह से आप लेट से RSI की बात करें, स्टॉकेस्टिक की बात करें या दूसरे इंडिकेटर्स जो MT4 के अंदर अवेलेबल है, तो आप उनमें क्या देख रहे होते हो? आप ये देख रहे होते हो कि प्राइस कुछ ऐसी हो, यहाँ तक आ जाए और इंडिकेटर जो है, जो भी इंस्टॉल्ड इंडिकेटर, वो इस लेवल से ऊपर चला जाए या इस लेवल से नीचे आ जाए। मतलब इस तरह की जो लाइंस होती है ना कि प्राइस कहाँ पे हो और इंडिकेटर कहाँ पे हो, तो फिर आपने बाय कर लेना है या आपने सेल कर लेना है। इसका क्या मतलब है? ये आप जस्ट एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, जस्ट एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या होती है? मेथोडोलॉजी ये होती है जिसके अंदर अगर ये प्राइस नीचे आ रही है ना, तो आपको ये पता होता है कि ये प्राइस नीचे आ क्यों रही है। ठीक है, अगर आपको ये बात पता हो पहले से कि ये प्राइस नीचे क्यों आ रही है, तो आप अपने माइंड को ऐसी प्राइस के साथ रीडिजाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको नुकसान क्या क्या होते हैं? नुकसान सिर्फ ये होता है, नुकसान ये होते हैं कि
स्ट्रेटजी जस्ट आपको कुछ लाइनों के अंदर सिखा दी जाती है। नंबर 1 पे ये देखना, नंबर 2 पे ये देखना, नंबर 3 पे ये देखना, नंबर 4 पे ये देखना, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इट मींस कि ये जस्ट एक स्ट्रेटजी है। इस चलती हुई प्राइस के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं होता। जो लोग सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं, नो डाउट स्ट्रेटजी जो है वो जल्दी मिल जाती है, स्ट्रेटजी सीखना आसान है। लेकिन अगर कहीं पर कोई भी स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो आपको उसकी रीजन पता नहीं होती कि ये क्यों ऐसा हुआ। और क्या होता है, आप 2 3 4 ट्रेड करते हो, मिसाल के तौर पे 1 2 आपके टीपी होते हैं, 3 4 आपके एसएल हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप स्ट्रेटजी वो छोड़ देते हो और एक नई स्ट्रेटजी की तलाश में लग जाते हो। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि मैंने 6 साल लोगों को देखा है कि मार्केट में, मतलब आज तक वो शुरू से आए थे स्ट्रेटजीज के चक्कर में और आज भी वो स्ट्रेटजीज ही तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि स्मार्ट मनी अपना जो रास्ता है ना उसको चेंज करती रहती है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। जब भी कोई बंदा आपके खिलाफ चाल चलना चाहता है, वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। इट मीन्स कि वो बंदा आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता क्या था, पता आपको ये था कि नंबर 1 पे ये देखना है, नंबर 2 पे ये करना है, नंबर 3 पे ये करना है, नंबर 4 पे ये करना है। ठीक है, उस पॉइंट पर आने के बाद जब भी प्राइस उस जगह पर आती है, वहां पर कुछ गलत हो जाता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है स्ट्रेटजी का। अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी की बात करो तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब लोगों को बहुत अरसा हो चुका है और वो आज तक स्ट्रेटजीज की तलाश में रहते हैं। तो जैसे ये स्मार्ट मनी अपना रास्ता चेंज कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये स्मार्ट मनी इन तमाम स्ट्रेटजीज को भी जानती है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजी इस वक्त काम कर रही है। स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा जो हरबा होता है ना, वो ये होता है कि जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है उसको फेलियर कैसे करना है, उसको फेल कैसे करना है। ठीक है, और इनके पास ऐसे टूल्स होते हैं, इनके पास ऐसे लोग होते हैं जिनका 25 साल 30 साल का तजर्बा है, इनके एम्प्लॉयज होते हैं जिनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। ना हमारे पास इतना कैपिटल होता है, ना हमारे पास इतना तजर्बा होता है, ना ही हम इतना ज्यादा मार्केट के अंदर इन होते हैं कि इन तमाम चीजों को समझ सकें। तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजी जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है ना, लेट से अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली तो मिसाल के तौर पे 1 महीना आपने इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना भी लिया। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी इस चीज को नोट कर रही होती है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो आजकल कौन सी ट्रेडिंग कर रहा है, किस मेथड पे या किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उस स्ट्रेटजी को नोट करती है और उसके अगेंस्ट मार्केट को लेके जाना शुरू हो जाती है। और 1 मंथ प्रॉफिट अगर फर्ज करो आपने बनाया भी, तो उसके बाद अल्टीमेटली आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जैसे ही लॉस स्टार्ट हुआ तो आपने ये स्ट्रेटजी छोड़ दी और एक नई स्ट्रेटजी की तरफ चले गए। ठीक है, ये नुकसानात है सिर्फ आप स्ट्रेटजी, अगर स्ट्रेटजी की बात करो। इसके अगेंस्ट मेथोडोलॉजी सीखने के क्या फायदे होते हैं, मेथोडोलॉजी सीखने के ये फायदे होते हैं कि आपको बैकग्राउंड का नॉलेज सारा पता होता है, प्राइस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो क्या वो रियल मूवमेंट है या नहीं, अगर नीचे जा रही है तो क्या वो रियल मूवमेंट है या नहीं। ये तमाम चीजें मेथोडोलॉजी आपको बताती है, स्ट्रेटजी नहीं बताती। इसी वजह से मेथोडोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर सीखने में टाइम लगता है, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ठीक है, बहुत सारे आपके ऊपर ऐसे टाइम आएंगे, आप फेलियर भी होगे, आप परेशान भी हो जाओगे कि शायद ये, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता,
कुछ इस तरह की भी स्ट्रेटजीज आती हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये कॉलर 09 कौन है? मैं बार बार इनका माइक ऑफ कर रहा हूँ लेकिन ये फिर से ऑन हो जाता है। कॉलर 09, मैं आपका माइक यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ बार बार, बट ये दोबारा से पता नहीं क्या। थोड़ा सा केयर करें प्लीज। तो सर इस इन्हें वजह रुकना से पड़- हम, हाँ फिर यही करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेथडोलॉजी सीखने के ये फायदे होते हैं, आपको एक एक मूवमेंट का पता होता है, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और प्राइस नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, ऊपर जा रही है तो क्यों आ रही है। अब इस नॉलेज के साथ आपको फायदा क्या है? आपको ये फायदा है कि जैसे जैसे प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे आई और नीचे आ गई, गिर गई, आप अपने आप को रीडिजाइन कर सकते हो। रीडिजाइन, रीडिजाइन कैसे करोगे आप अपने आप को? जब हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था? नंबर 1 पे ये काम करना, नंबर 2 पे ये काम करना, नंबर 3 पे ये काम करना। इट मींस कि आप सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी ना तो आप जानते हो, और इनके अलावा आप चल भी नहीं सकते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर प्राइस अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो आप अपने आप को रीडिजाइन नहीं कर सकते। आप फिर दोबारा से 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा आपको कि वापस मार्केट इस कंडीशन में आए। मेरी स्ट्रेटजी के जो रूल्स है उनको ये मीट करे तो मैं अपनी ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन करूंगा। ठीक है। लेकिन मेथडोलॉजी के अंदर ये होता है कि आप अपने आप को रीडिजाइन, मिसाल के तौर पे स्ट्रेटजी ये बता रही है कि सकते हो जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक हो चुका है, अब तो प्राइस ऊपर ही है। ठीक है। और इस ब्रेकआउट को देखते हुए लाखों ट्रेडर्स जो हैं वो बाय में आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय में आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि यार हम तो प्रॉफिट में हैं और टीपी हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है। मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है। जो बंदा स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा होता है उसको ये कतई तौर पे ये पता नहीं होता कि मार्केट में यहाँ पे, जो बंदा मैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टीपी लेके से सब दोबारा से। तो ये फायदे होते हैं। अगर सीखने आते हो तो बहुत सही है, कठिन काम होता है। मेथडोलॉजी पूरी जिंदगी आपके काम है, फायदेमंद होता है। ये समय की कोर्स है, इस वक्त किस कंडीशन में है, क्या है। ठीक है। और जैसे लास्ट सेशन के अंदर ये बताया गया था कि ट्रैवल कर रही होती है बैलेंस, इस तरह इट मींस हम इसे बैलेंस कहेंगे, और मार्केट एकदम से एक तरफ चलना स्टार्ट हो जाए, इट मींस के इम्बैलेंस है। तो ये जो मूवमेंट होती है, इम्बैलेंस वाली जो मूवमेंट है, ये एक्चुअली किस चीज तलाश कर रही होती है? ये एक नए बैलेंस को तलाश कर रही होती है, एक नए बैलेंस की तरफ ये मूव कर रही होती है। ठीक है। ये भी वीएसए के अंदर तमाम चीजें डिस्कस होंगी, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, वीएसए के जनरल रूल्स की बात करें तो 2 टर्म्स इसके अंदर बहुत ही कॉमनली यूज हो रही होती हैं, जिन्हें कहा जाता है वीकनेस और स्ट्रेंथ। ठीक है। वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो। वीकनेस का ये मतलब है कि कमजोरी आने वाली है। कमजोरी का क्या मतलब है कि प्राइस गिरने वाली है।
ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है या आने वाली है या आ सकती है। ओके, और स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? अप जाने मार्केट के अंदर। अब इनके रूल्स क्या होते हैं? इनके रूल्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप ये भी समझ लो, मैं अगेन स्मार्ट समझ में आ जाए, कोई बेचना चाहते हो तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मुझे उसकी प्राइस मिले तो मैं बेच दूंगा। आप कभी भी ये नहीं चाहते कि मैं अपनी चीज को कम रेट के ऊपर बेचूं, ठीक है? आप हमेशा ये चाहते हो कि मैं अपनी चीज को ज्यादा रेट के ऊपर बेचूं। अंडरस्टूड? इसके साथ इसका वाइस वर्सा, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप कम रेट पर किसी भी चीज को खरीदो, जिस वक्त या उस वक्त खरीदो जब उस चीज का रेट, उस चीज की प्राइस मार्केट में बहुत कम चल रही है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट मनी जो भी इसी कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल कर रही होती है। वो किस तरह से? स्मार्ट मनी ये चाहती है, अगर ये मार्केट को गिराना चाहती है, अगर मार्केट में वीकनेस ये लाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद कुछ रेंज बनती है, इस रेंज के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर ये बताया था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्मार्ट मनी का मतलब ये है, चूंकि ये ज्यादा कॉमन वर्ड है स्मार्ट मनी में, इसलिए स्मार्ट मनी का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। मैं जब भी स्मार्ट मनी कह रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो दुनिया को चलाने वाले जो फंड्स हैं, दुनिया को चलाने वाले जो बैंक है, स्मार्ट मनी से ये मतलब है। तो जब ये इतने बड़े बड़े इदारे जब ट्रेडिंग में आएंगे, तो ये कोई छोटे मोटे वॉल्यूम के साथ तो नहीं आएंगे ना, छोटे मोटे पैसे के साथ तो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आते। इनका वॉल्यूम से मतलब है कि इनका जो लॉट है, लॉट का साइज आप समझ लो कि इनकी जो लॉट का साइज है, मिसाल के तौर पे 2000 स्टैंडर्ड लॉट के साथ ही आते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये 2000 स्टैंडर्ड लॉट के साथ मार्केट में आते हैं। ठीक है, अगर आप 2000 स्टैंडर्ड लॉट के साथ मार्केट में आना चाहते हो, तो इस लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, जिससे आप, लेट्स से अगर आप वीकनेस की बात कर रहे हो, वीकनेस का क्या मतलब है कि आप बेचना चाह रहे हो, तो बेचोगे आप उसको उस वक्त बेचोगे जब मार्केट में कोई खरीदार मौजूद होगा। ठीक है, स्मार्ट मनी 2000 स्टैंडर्ड लॉट के साथ आ रही है, इसके मद्दे मुकाबिल कौन है? स्मार्ट मनी के मद्दे मुकाबिल कौन है? चैट बॉक्स में जरा बताएं मुझे। रिटेलर्स, एग्जैक्टली, जबरदस्त। स्मार्ट मनी के मद्दे मुकाबिल रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स के पास इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। रिटेलर्स जो ना बहुत ज्यादा करेंगे ना, तो 10 की स्टैंडर्ड लॉट के साथ आ जाएंगे। मतलब बहुत बहुत बड़ा दिल होगा ना अगर तो 10 की स्टैंडर्ड लॉट के साथ आ जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि 2000 स्टैंडर्ड लॉट का और 10 स्टैंडर्ड लॉट का कोई मुकाबला है आपस में? ठीक है अब मिसाल के तौर पे मैक्सिमम मैं 10 का नंबर ले रहा हूँ कि 10 स्टैंडर्ड लॉट के साथ एक रिटेलर आ रहा है। कोई 5 के साथ आ रहा होगा, कोई 2 के साथ आ रहा होगा, कोई 0.1 के साथ आ रहा होगा।
कोई 0.01 के साथ भी आ रहा होगा, ठीक है, और कोई 10 के साथ भी आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप 20,000 स्टैंडर्ड लॉट की बाइंग या सेलिंग, मतलब यहाँ पे सेलिंग की बात हो रही है, तो सेलिंग करने के लिए आपको 20,000 लॉट का बायर भी यहाँ पे इकट्ठा करना है, जिसको आपने बेचना है। ये 20,000 बोल गया, 2,000 स्टैंडर्ड लॉट जिसको आपने सेल करनी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की रेंज चलाते हैं इस काम के लिए। रिटेलर जो होता है वो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं आता। वॉल्यूम से मतलब ये वाला वॉल्यूम नहीं, वीएसए के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। जैसे 10 स्टैंडर्ड लॉट की मैंने बात की है, तो ये क्या करते हैं, 10 स्टैंडर्ड लॉट के साथ ये ट्रेडर आया तो ये 10 इसको बेच देंगे, ये कितने के साथ आया ये इसको बेच देंगे, इसको बेच देंगे, और इस तरह करते करते लाखों लोग जब इतने वॉल्यूम के साथ आ रहे होते हैं, तो इनकी जो 2,000 स्टैंडर्ड लॉट वो आहिस्ता 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 सेल होती है, एकदम से सेल नहीं होती। मेरा पॉइंट जो था, आई होप आपने पिक किया कि ये रेंज क्यों चलती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता से सेल आउट कर रहे होते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट, व्हाटएवर, यूरो है या पाउंड है या गोल्ड है, ऑयल है, व्हाटएवर कोई भी है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रेंज चल रही होती है, और इससे पहले ये लोग क्या करते हैं, प्राइस को मार्कअप करवा रहे होते हैं। इस फेज को हम क्या कहेंगे, मार्कअप फेज कहेंगे, ठीक है। इसकी क्या वजह है, ये मार्कअप फेज, ये जो प्राइसों का ऊपर जाना, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ठीक है, सेल करना चाहते हैं। और जिस तरह से आप कोई भी चीज सेल करोगे तो आप ये चाहोगे कि आप महंगे दाम उसको बेचो। इस वजह से यहाँ पे ये मार्कअप फेज जो है वो चल रहा होता है, प्राइसों को ऊपर लेके जाया जा रहा होता है, ताकि मार्केट ऊपर चली जाए। ऊपर जाने के बाद रेट क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद ये इस टाइप की रेंज बनती है जिसके अंदर ये मार्कअप करते, आई मीन अपनी सेलिंग जो है वो करते रहते हैं। और जब इनकी सेलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली ये वीएसए का जनरल रूल है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, जब इस तरह से प्राइस ऊपर जा रही थी, मैं दोबारा से बना देता हूं ताकि, जब भी प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही थी, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है, ओके। और जब भी ये प्राइस ऊपर जाएगी, अगर आप इस पूरे टाइम को एक कैंडल के अंदर देखो, मिसाल के तौर पे ये H1 का ये ग्राफ है, और अगर मैं इसको मर्ज कर दूं, मैं इसको D1 में देखता हूं, D1 में देखता हूं, तो ये मुझे एक ही कैंडल नजर आएगी, ऐसे ऊपर जाती हुई एक ही बुलिश नजर आएगी, बुलिश कैंडल नजर आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट को मार्कअप किया जा रहा है, मार्केट में वीकनेस लाने के लिए। वीकनेस कब आएगी, उस रेंज के चलने के बाद, जब इनके ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद एग्जैक्टली जहां से मार्केट चली होती है उतनी ही आपको वीकनेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने फुटप्रिंट्स की बात की थी ना, फुटप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला फुटप्रिंट ये छोड़ देते हैं, ये पॉइंट सबसे पहला फुटप्रिंट हमारे पास अवेलेबल होता है। हम ये देख सकते हैं, जब इसके साथ आप वॉल्यूम को अटैच करते हो ना, तो आप 100% इन दोनों चीजों को मिला के एनालाइज कर सकते हो कि एक्चुअली चार्ट के अंदर इस वक्त हो क्या आ रहा है।
ठीक है, वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। तो ये तमाम चीजें समझाने का मतलब क्या है क्या है, सिंपल सी बात है कि वीकनेस हमेशा ऊपर जाती हुई बार्स के अंदर आती है, ठीक है, बुलिश बार्स के अंदर आती है। और स्ट्रेंथ बिल्कुल इसी तमाम नॉलेज को आप उल्टा करके इसका वाइस वर्सा देखो तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी। मैं इसे कैंडल बना दूं, अगर यहाँ पे बनाए तो इस तरह की जो गिरती हुई बार्स है ना, स्ट्रेंथ यहां पर अपीयर हो रही होती है, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम के साथ, मतलब ये अभी तो शायद ये बातें आपको मुश्किल लग रही होंगी, मेरा मकसद ये है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद जब हम ये चीजें पढ़ेंगे, अभी हमने ये चीजें नहीं पढ़ना शुरू की, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे ना, तो इसके अंदर साइंस होते हैं। तो जब हम साइंस को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ऐसा अगर जो साइन बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, बिल्कुल आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो जनरल रूल की बात करें तो स्ट्रेंथ कमिंग ऑन डाउन बार्स, वीकनेस कमिंग ऑन अप बार्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। स्मार्ट मनी जब भी चाहती है कि वो सेल करे इस तरह से, तो ये हाई प्राइस पे सेल करना चाहती है, इस वजह से ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, मार्कअप करते हैं, और यहाँ पर ये अपना फुटप्रिंट छोड़ देते हैं और हमको पता चल जाता है कि अब वीकनेस आने वाली है। ओके, इसी तरीके से जब भी स्मार्ट मनी ने कोई चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाय करना होता है, तो वो मार्केट को मार्क डाउन करवा रहे होते हैं। मार्क डाउन का ये मतलब है कि प्राइसों का इस तरह से नीचे गिरना, इट मींस कि मार्क डाउन चल रहा होता है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ आने वाली है, आ चुकी नहीं है इस स्टेज तक, यहां तक की बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है, जबकि प्राइस एक्शन गिरता हुआ नीचे जा रहा है। कुछ इस जगह पे ये अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं। कुछ साइंस होते हैं जिनको हम अगली क्लास में देखेंगे, वो साइन कौन कौन से होते हैं, उनकी मदद से वॉल्यूम के साथ एनालाइज करने के बाद हम इन फुटप्रिंट को पहचान जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक जो नए आने वाले दोस्त हैं, मुझे ये बताएं, यहां तक जो आपने सुना, मुझे ये बताएं कि वीएसए क्या लैगिंग चीज है, लैगिंग मेथड है या लीडिंग मेथड है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। एग्जैक्टली जी, लीडिंग मेथड है, ठीक है। लीडिंग मेथड किस तरह से है? लीडिंग मेथड इस तरह से है कि यहां पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रही है, प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या कर रहा होगा यहाँ पे? प्राइस एक्शन ट्रेडर सेल की ट्रेड ढूंढ रहा होगा, जबकि हमको इन साइंस की मदद से, फुटप्रिंट्स को देखते हुए, हमको इस गिरती हुई मार्केट के अंदर पहले से पहले पता चल जाएगा कि मार्केट तो एक्चुअली ऊपर जाने वाली है। मार्केट अभी नीचे ऊपर गई नहीं है, मार्केट नीचे गिर रही होती है और हमें ये पता चल जाता है पहले से पहले कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। इस वजह से वीएसए जो है, या वॉल्यूम के कंसर्निंग कोई भी ट्रेडिंग जिसके अंदर वॉल्यूम इस्तेमाल होता है, वो तमाम मेथड जो है वो लीडिंग मेथड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। वीएसए के जो मेन पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर नंबर 1 पे क्या हम देखते हैं? नंबर 1 पे हम बार का स्प्रेड देखते हैं।
स्प्रेड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस तरह से मैं कैंडल ड्रॉ करूँ तो ये हाई और ये लो पॉइंट के दरमियान का फासला, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि कुछ टाइम गुजारने के बाद, 1 2 3 4 5 माह गुजारने के बाद लोग क्या गलती करते हैं कि ये स्प्रेड देखना छोड़ देते हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे हो जाता है। लेकिन अगर वीएसए के पैरामीटर्स की बात करें ना, तो पैरामीटर्स के अंदर नंबर 1 जो पैरामीटर है वो बार का स्प्रेड है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। जब आप टग ऑफ वॉर को समझ जाओगे ना कि इस बार के अंदर या इस कैंडल के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो वो जो स्प्रेड की जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशन मैं किसको बोल रहा हूँ? वेरिएशन मैं बोल रहा हूँ ये छोटी सी बार बनी है, ठीक है, ये इसका क्या मतलब है कि ये छोटा स्प्रेड है। ये बार या कैंडल छोटे स्प्रेड के साथ मार्केट में मौजूद है। कुछ वेरिएशन आपको इस तरह की मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे बार बना देता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो स्प्रेड है ये पिछले वाले इस वाली बार के स्प्रेड से स्प्रेड बढ़ चुका है। और ज़्यादा इसको आसान करो या तो आप ये कह सकते हो कि स्प्रेड खुल चुका है। ठीक है, और नंबर 3 पे कुछ इस तरह की अगर बार बन जाती है तो इट मीन्स कि स्प्रेड और ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये जो बार का स्प्रेड होता है ना, इसको रिलेट करके देख रहे होते हैं। रिलेट करने से मतलब क्या है कि पिछली बार्स का जो स्प्रेड होता है उसके साथ रिलेट करके इसको देख रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जो लोग नए हैं इस बात को अच्छे से समझ जाएं। सिर्फ नए लोग मुझे इस चीज का जवाब दें। ये मैंने आपके सामने एक कैंडल बना दी है, मुझे ये बताएं कि इसका स्प्रेड क्या है, मतलब ज्यादा है या कम है, इसका साइज छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर जी, बड़ा साइज है। ज्यादा? कैसे ज्यादा? नहीं, जिन साहब ने माइक ऑन करके बोला है उन्होंने भी गलत जवाब दिया है। वाइड स्प्रेड सर, वाइड स्प्रेड। भाईजान गलत जवाब दे रहे हो सर जी। अगर किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर तो ये ज्यादा, वैसे तो ये नॉर्मल है। अब बताओ कि ये वाली जो कैंडल जो मैंने पहले बनाई थी, इसका स्प्रेड ज्यादा है या कम है? एवरेज स्प्रेड है सर। पहले वाली से कंपेयर करेंगे तो एवरेज स्प्रेड है सर। अभी जो आपने बनाई वो वाइड है। सिर्फ मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ज्यादा है या कम है। व्हाट इज एवरेज? एवरेज की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। कम है सर। कम है सर, कंपेयर टू अभी जो बनाई है आपने। एज कंपेयर, एग्जैक्टली। अब सब लोग अपना माइक बंद कर दो। अब आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि रिलेट करने से क्या मतलब है। जब मैंने सिर्फ ये एक कैंडल बनाई थी यहाँ पे, या एक बार बनाई थी, तो इस एक कैंडल को आप एनालाइज नहीं कर सकते हो कि इसका स्प्रेड कितना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाइड स्प्रेड है, आप ये नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट स्प्रेड है या नैरो स्प्रेड है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है, ना ही आप ये कह सकते हो कि ये छोटा स्प्रेड है, जब तक आप इसको किसी और कैंडल के साथ कंपेयर नहीं करोगे। हो सकता है इसके जो पहले वाली कैंडल है वो कुछ इस तरह की हो। अब आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है, बार है, ये वाइड स्प्रेड है या ज्यादा स्प्रेड है इसका। ठीक है, और अगर पीछे वाली कैंडल इस तरह की थी तो अब आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है ये छोटी है या कम स्प्रेड के साथ है। ठीक है, तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि इस वाली कैंडल को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, इसके साइज को तो मैंने चेंज ही नहीं किया।
मैंने पीछे वाली जो कैंडल थी उसके साइज को सिर्फ चेंज किया, और उसके साइज के चेंज होने की वजह से ये वाली जो कैंडल है इसका मायने ही चेंज हो गया, इसके मीनिंग ही चेंज हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। पहले क्या थी, बड़ी थी और अब छोटी हो गई। अब समझ में आया आपको कि अकेली एक बार जो होती है ना उसको कभी भी एनालाइज नहीं करते, ठीक है, हमेशा रिलेट करते हैं पिछली बार्स के साथ। ठीक है, इस तरह से आपको जब भी चार्ट देख रहे होते हो तो मुख्तलिफ किस्म की आपको कैंडल्स या बार्स इसके अंदर आपको शो हो रही होती हैं। तो आपने मिसाल के तौर पे हमारे पास लास्ट वाली जो बार है वो ये मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो स्प्रेड है ना, हमने पिछली बार्स के साथ कंपेयर करके फिर हमने देखना होता है कि क्या इसका साइज छोटा है या इसका साइज बड़ा है, ठीक है। इस तरह से करते हैं स्प्रेड एनालाइज, ठीक है। स्प्रेड को एनालाइज करने का ये तरीकाकार होता है, आप रिलेट कर रहे होते हो। विदाउट रिलेशन आप नहीं बता सकते कि इस वाली जो कैंडल है, इस वाली जो बार है, इसका साइज या स्प्रेड छोटा है या बड़ा है, ओके। नंबर 2 पे हमारे पास जो पैरामीटर मौजूद है उसके अंदर आती है बार की क्लोज पोजीशंस। कोई भी बार अगर मैं मिसाल के तौर पे इस तरह से बनाऊं तो नंबर 1 पे हमने क्या देखा था, स्प्रेड, इसका साइज कितना है। नंबर 2 पे अब हम क्या देख रहे हैं, इसका क्लोज कहां पे है, इस वाली बार का क्लोज कहां पे है। और क्लोज तो कहीं पर भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो नंबर 2 के ऊपर हम इसके क्लोज को स्टडी कर रहे होते हैं कि इस बार का क्लोज एक्चुअली कहां पर है, ठीक है। तो डिटेल के अंदर भी इसको पढ़ते आपको हाईलाइट करके बताया था कि कुछ 7 किस्म की इसकी क्लोजिंग होती है। नंबर 1 ऑन द हाई कहा जाता है, ऑफ द हाई, टुवर्ड मिडल, इन द मिडल, टुवर्ड्स द लो, ऑफ द लो, ऑन द लो, ठीक है। तो ये नंबर 2 पे हमने इस चीज को मद्देनजर रखना लाजमी है। ये वो पॉइंट है, इनको अपने पास नोट पैड पर नोट कर लो। एक पॉइंट भी मिस करोगे तो आप खतरे में आ सकते हो। नंबर 3 पे हम क्या कर रहे होते हैं, VSA का पैरामीटर नंबर 3, वॉल्यूम एक्टिविटी। वॉल्यूम एक्टिविटी का क्या मतलब है कि इस बार के अंदर कितना वॉल्यूम आ चुका है। और ये मैंने वॉल्यूम ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको कोई जेल ना समझे कि मैंने जेल की सलाखें नहीं बनाई। ओके जी। तो इस वाली बार के अंदर कितना वॉल्यूम आया, नंबर 1 पे एक पॉइंट आपने लाजमी अपने पास नोट करो। और ये वो गलती है, मतलब देखो, कामयाब होने के लिए ना, अगर आपको जल्दी है कामयाब होने की, तो आप सिर्फ एक काम कर लो ना, तो आप जल्दी से कामयाब हो सकते हो। वो कौन सा काम है, वो ये काम है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर जो अक्सरियत होती है वो किन लोगों की होती है, हमारे माशरे के अंदर की बात करो, नाकाम लोगों की। नाकाम लोग हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन नाकाम लोगों में एनालाइज करके आपने गलतियां तलाश करनी है कि एक्चुअली ये लोग क्या गलती करते थे, ये लोग कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसकी वजह से ये लोग नाकाम हुए हैं। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ उन गलतियों को नोट करना है और उनसे बचना है, बस। इट मींस आप कामयाब हो जाओगे। यूनिवर्सल लॉ है ये, ठीक है। तो ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो तरीका है जिसके जरिए आपका इतना टाइम सेव होने वाला है,
आपको इसकी खबर ही नहीं है। तो मैं साथ साथ आपको जो गलतियां नॉर्मली मार्केट के अंदर लोग कर रहे होते हैं ना, मैं वो आपको बताता जाऊंगा ताकि आप उनको नोट करते जाओ और आपने वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो गलती जो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो लोग कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो चलती हुई बार के अंदर ये वॉल्यूम नोट कर रहे होते हैं, चलती हुई बार के अंदर। मिसाल के तौर पे ये H1 का चार्ट था ना, तो H1 के चार्ट के अंदर अभी H1 चल रहा है, मतलब पिछले जो हैं ये क्लोज हो चुके हैं। ये वाली बार जो है ये अभी चल रही है 15 मिनट या 10 मिनट। ये क्या करते हैं लोग, इस 5 मिनट क्लोज होने का वेट नहीं करते और क्लोजिंग से पहले ही एनालाइज कर रहे होते हैं, इस बार की क्लोजिंग से पहले एनालाइज कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम कितना आया, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा जब भी कोई बार क्लोज होगी उस वक्त आपने वॉल्यूम नोट करना है, उससे पहले नहीं करना। अगर हम इस वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम हम उस वक्त देखेंगे जब ये वाली बार क्लोज हो जाएगी। वो जो घंटा था, दोपहर के 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे, तो हम 3 बजे से पहले इस बार का वॉल्यूम जो है उसको नोट नहीं करेंगे। जैसे 3 बजेंगे हम इसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं अपना। ठीक है जी। तो वॉल्यूम में आने वाली जो मेजर गलती है वो मैंने आपको बता दी, आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, वॉल्यूम की एक्टिविटीज को नोट कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम की एक्टिविटी क्या है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और सेम लाइक बार के स्प्रेड के टाइम पे जो हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम की जो एक्टिविटी होती है ना, इसको भी रिलेट करके देखा जाता है, हमेशा रिलेट करके देखा जाता है। अकेला कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज है, बड़ा है या छोटा है, आप उसको बता ही नहीं सकते जब तक आप किसी चीज के साथ रिलेट नहीं करोगे उसको। तो इसी वजह से सिर्फ एक अकेली इस वॉल्यूम बार को हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा वॉल्यूम है या छोटा वॉल्यूम है। हम इसको रिलेट करेंगे पिछले वॉल्यूम्स के साथ। कितने वॉल्यूम्स के साथ? 10 से 15 वॉल्यूम बार के साथ, ठीक है। 10 से 15 वॉल्यूम बार्स जो है मैं यहाँ पे बनाऊं, तो इस वाले वॉल्यूम बार को जब भी आप रिलेट करोगे तो इतने पीछे जाना है आपने, इतने वॉल्यूम बार्स पीछे जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती हो रही होती है, जो लोग VSA के अंदर नाकाम होते हैं ना, वो एक गलती और कर रहे होते हैं। वो कौन सी गलती है? जितनी कैंडल्स आप देख रहे हो प्राइस एक्शन के अंदर, आपने उतना ही वॉल्यूम भी पीछे देखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10 से 15 बार्स ऑफ वॉल्यूम आपने देखना है और उसको रिलेट करना है और एनालाइज करना है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, वो 30 कैंडल्स को, 30 बार्स को, प्राइस एक्शन के अंदर 30 बार्स को देख रहे होते हैं और वॉल्यूम 10 से 15 बार्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी काम आपने नहीं करना। सिंपल सी बात क्या है कि जितनी आप बार्स को नोट कर रहे हो उतना नंबर ऑफ वॉल्यूम बार्स आपने नोट करनी है, ओके। वॉल्यूम को रिलेट करके देखा जाता है, डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलेशन कैसे बनाते हैं, दोबारा से आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और डिटेल के अंदर देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ 8 टाइप्स की होती हैं, अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई, अबव एवरेज, एवरेज, low average, lower and lower than previous to volume bars, ठीक है। तो ये कुछ 8
किस्म के ये वॉल्यूम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनको हम आपस में रिलेट करके एनालाइज कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास VSA का कौन सा पैरामीटर मौजूद है? कोई मुझे बता सकता है कि ये अप बार है या डाउन बार है? नो सर, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सर इससे जो पिछली बार होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे तब इसका पता चलेगा कि ये अप है या डाउन है। एग्जैक्टली जबरदस्त। मुझे इस चीज की खुशी है कि आप चीजों को समझ रहे हो। मतलब इस बार किसी ने भी गलती नहीं की और सबने सही जवाब दिया। दैट्स अ गुड साइन। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि ये अप बार है या डाउन बार है, हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा पिछली बार के साथ। अब मुझे बताओ कि ये वाली जो बार है ये अप बार है या डाउन बार है? डाउन बार है सर, ये सर। डाउन कर रहा है। एग्जैक्टली परफेक्ट, ये डाउन बार है। ठीक है, अप बार्स और डाउन बार्स क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे साथ नए लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज को अच्छे से समझ सकें। अप बार का मतलब ये होता है कि पिछली बार के क्लोज से अगर ये वाली बार ऊपर क्लोज हो चुकी है, इट मींस कि ये एक बुलिश बार है। बुलिश बार या अप बार, ओके। और अगर पिछली बार से नीचे अगली बार क्लोज हो रही है, मतलब इसके अंदर हाई और लो का जिक्र नहीं है। अप बार और डाउन बार की बात करें तो हाई और लो को आपने नहीं देखना। हाई लो सिर्फ आपने स्प्रेड को जब एनालाइज करना है उस वक्त देखना है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग की सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर इस बार के क्लोज से इस वाली बार का क्लोज नीचे बन रहा है तो इसका मतलब है कि क्या है, ये डाउन बार है। डाउन बार कौन सी होती है? बियरिश बार। ठीक है, और पिछले क्लोज से अगर इस तरह अगली बार का क्लोज ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो अप बार कहलाएगी। अप बार का मतलब होता है बुलिश बार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर 4 पे हम ये देखने वाले थे, पैरामीटर नंबर 4 कि नेक्स्ट बार का क्लोज जो है ना, हमने उसको देखना होता है कि नेक्स्ट बार का क्लोज कहाँ पे है। तो नेक्स्ट बार का क्लोज मैं एक बार यहाँ बनाऊं तो एक बार यहाँ बनाऊं, तो ये नेक्स्ट बार का जो क्लोज होता है ना, ये हमें कंफर्म कर रहा होता है कि क्या वाकई में मार्केट में स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई, क्या वाकई में मार्केट में वीकनेस आई है या नहीं आई। ठीक है, तो नेक्स्ट बार का जो क्लोज होता है, अगर मिसाल के तौर पर ये बुलिश मार्केट थी इस तरह से और यहाँ पर साइन आपके पास अपीयर हो जाता है और नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो जाती है, इट मींस कि ये आपके पास एक अनदर कंफर्मेशन मौजूद है। नंबर 1 पे यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई थी आपके पास। ठीक है, लेकिन एक और कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो ये आपके पास एक अनदर कंफर्मेशन मौजूद होती है कि अगली बार जो है उसका डाउन क्लोज होना जरूरी होता है। अगर ये डाउन क्लोज नहीं होती, इसका मतलब है कि ये जो वीकनेस यहाँ पर आई थी ये फेल हो चुकी है। ठीक है, वो कैसे फेल होगी, हमें कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए था? डाउन बार। अगर ये डाउन बार नहीं है, ये अप बार है, तो इसका क्या मतलब है कि वीकनेस कंफर्म नहीं हुई। जब कंफर्म नहीं हुई तो ये वाली हमने यहाँ पे जो वीकनेस डिटेक्ट की थी ये फेल हो जाएगी। ओके, वीकनेस जब भी फेल होती है तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है। समझ में आ रहा है? जब भी कोई भी साइन फेल होता है, वीकनेस की बात करें, अगर फेल हो रही है तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है। इसी तरीके से जब भी स्ट्रेंथ की बात करें तो
स्ट्रेंथ के लिए कुछ इस तरह से डाउन प्राइस है, और यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ जो है वो डाउन बार पे आनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन मिल जाता है, और उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसे कंफर्म करने के लिए अगली बार का अप क्लोज होना जरूरी है। अगर तो अगली बार इस तरह से अप क्लोज हो जाती है, इसका ये मतलब है कि ये जो स्ट्रेंथ हम कंफर्म कर रहे हैं ये कंफर्म हो चुकी है, ओके। अगर ये बार नीचे क्लोज होती है कुछ यहां कहीं पे, तो क्या होगा, ये वाली जो स्ट्रेंथ हम देख रहे थे ये फेल हो जाएगी, और जब भी स्ट्रेंथ फेल होगी तो क्या होगा, वीकनेस बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ दो वर्ड यूज हुए, SOW, SOS। इनका ये मतलब होता है साइन ऑफ वीकनेस, जो मैंने आपको बताया ना कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर साइंस अब पढ़ेंगे। तो वो साइंस हमें क्या बता रहे होते हैं, वीकनेस के जो साइंस होते हैं उनको कहते हैं SOW, साइंस ऑफ वीकनेस और साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तो ये SOS और SOW जो इस्तेमाल हुए यहाँ पे वर्ड, इनका ये मतलब है। नंबर 5 पे हमारे पास जो पैरामीटर जो हमने देखना होता है वो क्या है, इमीडिएट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से क्या मतलब है, बैकग्राउंड से ये मतलब है कि लेट्स से अगर प्राइस चार्ट कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, तो ये जो स्टडी है ना, आपने ये वाला हिस्सा इसको एनालाइज किया है, इस स्टडी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस को आप बैकग्राउंड कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हो। क्योंकि देखो, जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें ना, तो 3 चीजें देखी जाती हैं, ये पॉइंट अपने पास नोट कर लो। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करो तो 3 चीजों को देखा जाता है। नंबर 1, प्राइस के ऊपर क्या है। नंबर 2, प्राइस के नीचे क्या है। नंबर 3, प्राइस के पीछे क्या है। ठीक है, अब इस केस के अंदर प्राइस कहां पे है, प्राइस यहां पे है। ठीक है, इस केस के अंदर प्राइस यहां पर है। और मैंने जो 3 पॉइंट आपको बताए हैं, जब भी आप टेक्निकल एनालाइज कर रहे होते हो कि प्राइस के ऊपर क्या है, ऊपर क्या हो सकता है, प्राइस के रेजिस्टेंस हो सकती है। एक सेकेंड, मैं कंट्रोल्स थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं, चले हो गए। अच्छा, प्राइस के ऊपर क्या, ऐसे क्या मतलब है, ऊपर क्या हो सकता है, आपने इसको एनालाइज करना होता है कि प्राइस के ऊपर क्या है, ये मतलब है कि रेजिस्टेंस है या नहीं है, अगर है या कितना दूर है, किस चीज से, प्राइस से। ओके, तो ये हमने क्या देखा है कि प्राइस के ऊपर क्या है, प्राइस के नीचे क्या है, इसे क्या मतलब है कि नीचे क्या होगा, सपोर्ट होगा, ऑब्वियसली सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के अंदर क्या देखना है, क्या इस चलती हुई प्राइस के नीचे सपोर्ट मौजूद है या नहीं है, अगर है तो कितना दूर है। ठीक है, बहुत गौर से मेरे अल्फाज पे गौर करना, मतलब जो इन बातों को समझ जाएगा ना, उसको दोबारा से इन बातों को रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देख ली कि प्राइस के ऊपर क्या है, प्राइस के नीचे क्या है, और उसके बाद हमने क्या देखना होता है, प्राइस के पीछे क्या है। पीछे से क्या मतलब है, जो पिछला प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है, इसका ये मतलब है हम टेक्निकली एनालाइज कर रहे हैं कि प्राइस के पीछे क्या है, ये प्राइस एक्शन ने क्या किया था, एक्चुअली प्राइस क्या क्या करते हुए यहां तक पहुंची है, प्राइस क्या कुछ करते हुए आ रही है। ठीक है, तो
आप क्या कर रहे होते हो, प्राइस के पीछे क्या है जो मैंने आपको बताया, आप एक्चुअली बैकग्राउंड स्टडी कर रहे होते हो। ठीक है, जब भी आप चार्ट खोलोगे तो चार्ट के अंदर तो आपको इतना बड़ा बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, इस तरह से चार्ट, मतलब कुछ 200-300 बार्स इस चार्ट के अंदर होंगी ना। MT4 का चार्ट जब भी खोलोगे 200-300 बार्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी आप प्राइस के पीछे क्या है की बात कर रहे हो, बैकग्राउंड की स्टडी की बात कर रहे हो, तो फिर आप 300 बार्स को देखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने 20 से 25 बार्स, आखिरी जो बार चल रही है, मैं यहां पर एक बार बना देता हूं, इस वक्त समझो कि ये वाली बार चल रही है। ठीक है, तो इसके पीछे जो 20 से 25 बार्स है ना, आपने सिर्फ इनको स्टडी करना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इमीडिएट बैकग्राउंड। अगर आप 20 से 25 बार्स की बात कर रहे हो तो ऐसे बैकग्राउंड को इमीडिएट बैकग्राउंड कहा जाता है, राइट। इसके साथ साथ एक और बैकग्राउंड होता है जिसे कहते हैं फ्रेश बैकग्राउंड। फ्रेश बैकग्राउंड, ठीक है। फ्रेश बैकग्राउंड क्या होता है, यहां पर आप क्या कर रहे थे, 20 से 25 बार्स को देख रहे थे। ठीक है, फ्रेश बैकग्राउंड के अंदर ये होता है कि मार्केट एक नया हाई बना, बहुत लंबे अरसे के बाद इस जगह पर पहुंची है मार्केट। ठीक है, अब इस पूरे चार्ट को देखो तो अगर फर्ज करो कि ये H1 का चार्ट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंदाजन ये 1 महीने के बाद इस लेवल तक प्राइस पहुंची है। ठीक है, और कुछ 200 से ज्यादा बार्स का जो बैकग्राउंड होता है ना, उसे कहते हैं कि आप फ्रेश बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हो। अगर प्राइस आपको ऐसे मिल जाती है ना कि पिछली 200 बार्स के अंदर भी, मिसाल के तौर पे 200 बार्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, मैं अगर यहाँ पे बार्स बनाना शुरू कर दूँ तो 200 बार करीब करीब यहाँ पे खत्म हो रही हैं मिसाल के तौर पे, तो इट मीन्स कि ये वाला जो इस वक्त पॉइंट बन रहा है ये फ्रेश है। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड को हम फ्रेश बैकग्राउंड कहेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नंबर 2 पे हमने जो स्टडी किया था, बार क्लोजिंग, जो VSA का हमने पैरामीटर देखा था, उसको डिटेल में हम देखते हैं एक्चुअली बार की क्लोजिंग किस तरह से करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट नोट करना है, अप बार क्या होती है और डाउन बार क्या होती है, ये आप जान चुके हो ऑलरेडी, रिपीट करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। तो ये ग्रीन कलर के अंदर बनाई गई है, इट मींस कि ये अप बार है। अप बार्स के लिए ज्यादातर जो कॉमनली ग्रीन और ब्लू कलर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो ये ग्रीन कलर ये शो कर रहा है कि ये अप बार की बात हो रही है। ठीक है, और ये रेड कलर ये शो कर रहा है कि डाउन बार की बात हो रही है। अगर आप अप बार की बात कर रहे हो तो अप बार को हमेशा नीचे से ऊपर देखा जाता है, सॉरी ऊपर से नीचे देखा जाता है, इस तरह से। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि वीकनेस हमेशा अप बार्स पे आती है। ठीक है, तो वीकनेस को हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस अप बार को ऊपर से नीचे स्टडी करेंगे, और इसी का वाइस वर्सा जब भी डाउन बार मिलेगी हमें, डाउन बार को हमने नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करना है। ठीक है, अब स्टडी क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर बार यहां पर क्लोज हो रही है, इसका ये मतलब है इस पॉइंट का नाम दिया गया है इसको ऑन द हाई, इस पॉइंट को नाम दिया गया है ऑफ द हाई, इस पॉइंट को नाम दिया गया है टुवर्ड द मिडिल, इन द मिडिल, टुवर्ड द लो, ऑफ द लो, ऑन द लो। ठीक है, ये इन पॉइंट्स के नाम है। ये लाजमी नहीं है कि हर बार जब भी आप MT4 पर
चार्ट देखोगे तो आपको बार सिर्फ इन 7 जगह पे क्लोज मिलेगी। हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि ये बार यहाँ पे क्लोज हो जाए, हो सकता है बार यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको थोड़ी सी माइनर सी वेरिएशन अपने माइंड में रखना होगी, ठीक है। अगर आपने इस जगह पे इसको ऑफ द हाई कह भी दिया ना तो नो प्रॉब्लम है। अगर आपने इस जगह पे बार क्लोज हुई और आपने इसको ऑफ द हाई कह दिया तो इट हैज नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आप चल सकते हो। मेन चीज क्या है समझने वाली? मेन चीज ये है कि ये जो क्लोजिंग पोजीशंस हैं इनके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है, ठीक है। इस वजह से आपने अगर कोई नाम गलत बोल दिया, नाम गलत पढ़ लिया तो ये कोई मसला नहीं है। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि बस वो ऐसे एग्जाम ले रहे होते हैं जैसे मतलब कोई स्कूल का, जैसे आप पेपर आपने पास करने हैं और आपको कोई डिग्री मिलने वाली है और समथिंग लाइक दैट। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो चीज समझने वाली ये है कि इस अगर क्लोज यहाँ पर हुआ है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये आपको समझना लाजमी है। तो हम देखते हैं कि अगर अब बार ऑन द हाई क्लोज होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये जो बार है ये फुल ऑफ डिमांड, ये क्लोज हुई है फुल ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर कोई भी बार फुल ऑफ डिमांड क्लोज हो रही है तो सप्लाई का क्या स्टेटस होगा? कोई मुझे बताएगा सप्लाई का क्या स्टेटस है इस बार के अंदर? तो सर डिमांड भी फिर ज्यादा होगी ना, मतलब सप्लाई भी फिर ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होगी। मैं सप्लाई नहीं कर, सप्लाई जीरो होगी, डिमांड फुल है तो सप्लाई नहीं होगी। एग्जैक्टली सप्लाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर डिमांड फुली ऑन द हाई क्लोज है इस कैंडल का, इस बार का, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वीकनेस नहीं है, राइट। मतलब थोड़ा सा गौर से अल्फाज को आपने सुनना है और समझना है। जब भी बार ऑन द हाई क्लोज होगी इसका क्या मतलब है कि फुल ऑफ डिमांड ये बार क्लोज हुई है, तो फुल ऑफ डिमांड है तो इसका क्या मतलब है कि सप्लाई है ही नहीं है। इस मौके पे, इस वक्त, इस करंट टाइम में सप्लाई मार्केट में मौजूद नहीं है, ठीक है। सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब है कि मार्केट इस वक्त वीक नहीं है, इस वक्त मार्केट वीक नहीं है, ओके। ऑफ द हाई की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा डिमांड मौजूद है लेकिन थोड़ी सी सप्लाई आ चुकी है। बहुत ज्यादा डिमांड मौजूद है लेकिन थोड़ी सी सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। अगर टूवर्ड्स द मिडल बार क्लोज हो रही है इसका क्या मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, इस बार के अंदर डिमांड ज्यादा है और अच्छी सप्लाई आ चुकी है या बेहतर सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। अगर मिडल में क्लोज है तो मिडल का ये मतलब है कि डिमांड मौजूद है और अच्छी खासी सप्लाई भी आ चुकी है। डिमांड मौजूद है लेकिन अच्छी खासी सप्लाई भी आ चुकी है, ठीक है। अगर बार यहां पे क्लोज हो रही है टुवर्ड द लो, इट मींस कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। ऑफ द लो अगर क्लोज हो रही है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। और अगर ऑन द लो हो रही है इट मींस कि डिमांड है ही नहीं है,
जब डिमांड नहीं है तो ये बार क्या बन जाएगी, फुल ऑफ सप्लाई, मतलब कंप्लीटली सप्लाई, डिमांड है ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम पहचान हो जाएगी हमारे लिए कि वीकनेस, मार्केट में वीकनेस जो है ना वो अपीयर हो रही है, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा बात करी जाए, इसके वाइस वर्सा डाउन कैंडल, अगर इसको हमने क्या करना है, डाउन टू अपसाइड हमने इसको स्टडी करना है। अगर डाउन बार यहां पर क्लोज हो रही है ऑन द लो क्लोज होने का क्या मतलब है कि सप्लाई है, इसके अंदर डिमांड है ही नहीं है, ठीक है। सप्लाई एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई है और डिमांड इसके अंदर है ही नहीं है। अगर यहाँ पे क्लोज हो रही है ऑफ द लो, इट मींस कि सप्लाई, अच्छी खासी सप्लाई है बट थोड़ी सी डिमांड आ चुकी है, बट कुछ डिमांड आ चुकी है। टुवर्ड द मिडल का मतलब है कि सप्लाई काफी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन डिमांड भी अब कुछ ज्यादा आ चुकी है, राइट। इन द मिडल का मतलब है कि इक्वल डिमांड और सप्लाई, कि जितनी ज्यादा सप्लाई थी उससे ज्यादा ही इसमें डिमांड आई। मतलब इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि इन द मिडल में जो क्लोज होता है ना, इसके कितने मतलब हो सकते हैं और आप इससे क्या क्या कुछ मायने अखज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आप ये कह सकते हो कि सप्लाई थी, मार्केट में सप्लाई है, लेकिन डिमांड भी अच्छी खासी आ चुकी है, ओके। टुवर्ड द हाई अगर क्लोज हो रही है तो इट मींस कि सप्लाई कम है और ज्यादा डिमांड आ चुकी है। ऑफ द हाई का मतलब है कि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा आ चुकी है। ऑन द हाई का मतलब है कि सप्लाई है ही नहीं है और ये कैंडल फुल ऑफ डिमांड क्लोज हुई है, ठीक है। इस तरह की कैंडल जो है ना, ये भी डाउन कैंडल हो सकती है। कुछ लोग इस चीज के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं कि अगर कोई भी बार जो है वो ऑन द हाई क्लोज हो रही है तो वो डाउन कैंडल कैसे हुई। तो अगर यहाँ पर मैं बार बना दूं और यहाँ पर गैप लगा दूं तो ये ऑन द हाई अगर क्लोज हो रही है ना, तब भी ये डाउन बार ही बन रही होती है, ठीक है, तब भी ये रेड कलर के अंदर ये आ रही होती है। अच्छा जी, नंबर 3 पे हमने कौन सा पॉइंट स्टडी किया था, वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम किस तरह से हमने देखना है और कौन कौन से 8 किस्म की टाइप्स होती हैं वॉल्यूम की। तो आपके पास जो इंडिकेटर है, जिन लोगों के पास है वो अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है उनको मिल जाएगा इंडिकेटर। इसे कहते हैं VSA रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। MT4 के अंदर भी वॉल्यूम्स का इंडिकेटर मौजूद होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा कम्प्रीहेंसिव नहीं होता। उसको देखने के लिए आपको अच्छी खासी महारत चाहिए होती है। और VSA का ये जो इंडिकेटर है, ये आपको अलाउ करता है कि आप बहुत कम एक्सपर्टीज के साथ भी इसको अच्छे से आप देख सकते हो। किस तरह से, इसमें कुछ 7 किस्म के बैंड बना दिए गए हैं, 8 किस्म के बैंड्स बना दिए गए हैं। बैंड से क्या मतलब है, ये देखो कलर चेंज हो रहे हैं इसके। ये एक कलर है, इससे नीचे एक और कलर है, इससे नीचे एक और कलर है, इससे नीचे एक और कलर है, ये एवरेज मिडिल है, और इससे नीचे एक और कलर है, और इसके नीचे यहाँ पर ये कलर चेंज हो रहा है। ये वॉल्यूम बार्स की वजह से आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलर, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो कलर्स का जो चेंज होना है ना, ये क्या कर रहा है, हमें एक बैंड की शक्ल में डिवाइड कर रहा है, इस इंडिकेटर को डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो इन बैंड्स के कुछ नाम हैं। सबसे ऊपर ये बैंड मौजूद है, इस बैंड को कहा जाता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, या अल्ट्रा हाई बैंड की हम बात करें तो इसे हम कहेंगे अल्ट्रा हाई बैंड है ये, ओके। इस पॉइंट की बात करें या इस वाले कलर की बात करें, यहाँ पर ये कलर यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे देखो तो ये कलर साथ साथ नीचे जा रहा है, और यहाँ पे देखो तो ये कलर साथ साथ ऊपर उठ रहा है।
तो इसकी बात करें तो इसका मतलब है, इसका नाम है वेरी हाई बैंड या वॉल्यूम, राइट। इस बैंड की बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसे कहा जाता है हाई, ठीक है। इस वाले बैंड को देखो तो इसे कहा जाता है अबव एवरेज, और इसके दरमियान में ये देखो लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन है एवरेज लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं एवरेज लाइन। तो इस लाइन पर अगर कोई वॉल्यूम आपको मिल जाए तो उसे कहते हैं एवरेज वॉल्यूम। इससे नीचे ये पॉइंट है, इसे कहते हैं बिलो एवरेज। इससे नीचे ये पॉइंट है, या ये वाला बैंड है, इसे कहते हैं लो। और सबसे नीचे जो जी सॉरी, एक जरा इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा, तो ये बैंड्स के नाम आपने देख लिए, मेरी आवाज कंफर्म कर दें कि आ रही है ना अच्छे से? जी सर, आपकी आवाज, जी सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, वो मैंने एक्चुअली खुद ही म्यूट किया था, कॉल थी इम्पोर्टेंट। तो अब देखते हैं कि हमने वॉल्यूम को कैसे स्टडी करना है। तो वॉल्यूम हमेशा उसमें देखा जाता है जब उस टाइम फ्रेम की कैंडल, उस टाइम फ्रेम की, मतलब आप मिसाल के तौर पे M15 के चार्ट के अंदर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये एक बार जो है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, ये हमें M15 का वॉल्यूम एक्टिविटी शो कर रही है। अगर हम H1 के चार्ट में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि यही वाली बार कौन सी है, H1 की 1 घंटा की जो ट्रेडिंग है, ये उसकी वॉल्यूम एक्टिविटी हमें शो कर रही है, ठीक है। तो जब भी ये टाइम फ्रेम जो भी होगा, जब कंप्लीट होगा, बार क्लोज हो जाएगी, उस वक्त हम उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ, किस बैंड के अंदर क्लोज हुआ है। जैसा कि इस वाले वॉल्यूम की बात करें तो ये अल्ट्रा हाई बैंड को टच कर चुका है, राइट। इस वाली बार की बात करें तो ये हाई वॉल्यूम बैंड के अंदर क्लोज हुआ है। इन वाले वॉल्यूम की बात करें तो ये अल्ट्रा हाई बैंड के अंदर क्लोज हो रहे हैं। इनकी बात करें तो इट मींस वेरी लो का बैंड भी है ये, मतलब लो वाले बैंड और बिलो एवरेज के बैंड, ये बिल्कुल, ये मतलब ये मैटर नहीं कर रहा। अगर बहुत ही एक एक पिक्सल को आपने जूम करके नहीं देखना कि कहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बैंड पे ये क्लोज हो रहा है, या अबव एवरेज पे भी क्लोज हो रहा है, लो पे हो रहा है या वेरी लो पे हो रहा है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर, आप इसको लो बैंड भी के अंदर भी बोल सकते हो, आप इसको बिलो एवरेज बैंड के अंदर भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। क्योंकि आपका कोई पेपर नहीं लिया जाना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे क्लोजिंग है। मकसद ये है कि आपको इसका मकसद समझ में आना चाहिए, इसके अंदर एक्चुअली सीन क्या है आपको वो समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो सॉरी, तो ये बैंड्स हमें ये समझने में आसानी दे रहे होते हैं कि वॉल्यूम जो है ना वो इस वक्त किस बैंड के अंदर जो क्लोज हो रहा है। एक चीज आप नोट करो
कि जैसे 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 वॉल्यूम गिरता जा रहा है, ये देखो वॉल्यूम बिल्कुल गिर गया, यहाँ पे बिल्कुल गिर गया, तो ये बैंड जो है ना ये भी अपने आप को रीएडजस्ट करते हुए आ रहा है, इस तरह से देखो रीएडजस्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बैंड नीचे भी आ जाता है ना, तो अगर इतना सा वॉल्यूम मतलब अल्ट्रा हाई बैंड यहाँ पे होता ऐसे, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बैंड होता, तब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहलाता। अगर हम बैंड के हिसाब से बात करें तब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहलाता, लेकिन इसके अंदर और गहराई आ जाती है। सबसे पहले क्या गहराई है, हमने क्या देखा था पिछली स्लाइड के अंदर, हमने 10 से 15 वॉल्यूम बार्स के साथ इस वॉल्यूम को रिलेट करना है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा हाई तो कहलाएगा, लेकिन जब हम रिलेट कर रहे हैं पिछले वॉल्यूम बार्स के साथ तो ये बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आमतौर पे ये वजह उस वक्त हो रही होती है जब मार्केट की ऑफ टाइमिंग्स होती हैं, इस तरह का वॉल्यूम आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड के जो हम देखेंगे एसओएस और एसओडब्ल्यूज जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये कुछ यहाँ पे 9 सप्लाईज के अंदर ये वॉल्यूम हमें मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की जो क्लोजिंग है हमने उनको देखना है इन बैंड्स के अंदर। अच्छा, अब आप ये देखो बैंड तो आपने देख लिए, अब ये देखो कि ये जो वॉल्यूम के कलर्स जो है ना ये भी चेंज है। आपको 3 कलर अवेलेबल होते हैं, नंबर 1 पे ब्लू कलर, नंबर 2 पे रेड कलर, नंबर 3 पे पिंक कलर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर पिछले वॉल्यूम से मैं ये कर लेता हूं, अगर पिछले वॉल्यूम से ये वाली बार ऊपर क्लोज हो जाती है वॉल्यूम बार, तो ये जो इंडिकेटर है ये इस बार का कलर जो है ना इसको ब्लू कर देगा। तो इसका जस्ट इतना सा मतलब है कि ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है या पिछली बार से ऊपर है, ये वॉल्यूम पिछली बार से ये वॉल्यूम ज्यादा है। अगर रेड कलर है, रेड कलर का क्या मतलब है कि पिछली बार से, पिछली वॉल्यूम बार की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बार की बात नहीं कर रहा, पिछली वॉल्यूम बार के साथ जब इसको मिला के देखोगे तो ये वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो ये जब एक टिक भी कम रहेगा ना, और उसकी परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पर देखो तो ये दोनों की दोनों जो है, अरे ये तो अप है तो इसने ब्लू क्यों नहीं बनाई, इस बार से तो ये अप है, इसको यहाँ ब्लू बनानी चाहिए थी। तो खैर ये मसला भी कभी आ सकता है, मैं एक्चुअली वही बताने वाला था आपको कि ये इंडिकेटर का एरर है, ठीक है। तो इन कलर्स के चक्रों में आपने ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको मिल जाए देखते हो तो आप अच्छे हो, अच्छा है, अच्छी बात है, आप देख सकते हो इन चीजों को। लेकिन अगर कभी कहीं पर देखो इस यहाँ पर इसको ब्लू होना चाहिए था इस वाली बार को, लेकिन यहाँ पे ब्लू नहीं हो रहा, इसका ये मतलब है कि इंडिकेटर का में कुछ प्रोग्रामिंग एरर हो सकता है, ठीक है। तो पिछली वॉल्यूम बार से अगली वॉल्यूम बार अगर नीचे बनती है तो ये रेड कलर प्लॉट कर देता है। और तीसरा कलर कौन सा है हमारे पास, पिंक वॉल्यूम, जैसे पिंक कलर के अंदर हमें नजर आ रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि पिछली 2 बार से कम वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब था, पिछली बार से ज्यादा वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब था, पिछली बार से कम वॉल्यूम है। और ये जो पिंक वॉल्यूम है इसका क्या मतलब है कि पिछली 2 कैंडल्स या पिछली 2 वॉल्यूम बार्स, कैंडल नहीं, कैंडल में गलती से कह गया, पिछली 2 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो वो पिंक कलर में प्लॉट हो जाता है। जैसा कि इसको भी देखो तो पिछली 2 बार से ये कम है, इसको देखो तो पिछली 2 बार से ये कम है, इसको देखो तो पिछली 2 बार से ये कम है, ठीक है। इसको देखो तो पिछली 2 से तो कम है, लेकिन पिछली से ये ज्यादा वॉल्यूम है,
और यहाँ पे भी ये रेड कलर क्यों प्लॉट कर दिया इसने, मतलब ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा ही कभी कभी आ जाता है इशू। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो कलर्स अगर कहीं पे चेंज हो भी जाते हैं, कोई मसला आ भी जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मेरा सर एक क्वेश्चन है। अच्छा चले, वो हम बस ये हमारा एंड है, हमारा एंड होने वाला है, तो मैं लास्ट में क्लास आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 के अंदर हमने पॉइंट पढ़ा था कि इमीडिएट बैकग्राउंड रीडिंग, तो वो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ये MT4 मैंने पिक्चर लेकर यहाँ पे पेश किया है ताकि आपको ये भी जो ना बिल्कुल डाउट ना रहे कि बैकग्राउंड जो 20 to 25 आवर्स का बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप वीकनेस की बात कर रहे हो तो बैकग्राउंड इस तरह से 20 से 25 में स्ट्रांगली बुलिश बैकग्राउंड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप SOW की बात कर रहे हो तो ये जो बैकग्राउंड होगा ये आपको स्ट्रांगली बुलिश मिलना चाहिए। किस तरह से, अगर आप इस सारे को देखो तो ये स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए कि बैकग्राउंड आपको 20 से 25 बार के अंदर डाउन, मतलब शार्पली गिरता हुआ बैकग्राउंड मिलना चाहिए। उसकी एग्जांपल ये देखो, शार्पली डाउन ट्वाइस है, ठीक है। प्लीज माइक बंद कर दो, किसका माइक ऑन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कुछ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है तो वो ढूंढना पड़ता है कि किसका माइक ऑन है। तो एक्चुअली घर की आवाजें आ रही होती हैं यार, ये बहुत गलत बात है। मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया करें। तो पिछली जो स्लाइड्स के अंदर हमने ये देखा था, मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेंथ जो है वो डाउन बार्स के अंदर आ रही होती है, और ये देखो ये डाउन बार्स ही हैं। अगली बार नंबर 6 के ऊपर जो हमने पॉइंट देखा था कि जिस बार की हम बात कर रहे हैं, इस बार की बात करें तो उसका अगली बार का अप क्लोज रहना जरूरी है। और यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको मिल गई इसी चीज की, ठीक है, कि अगली बार कुछ अप क्लोज हुई है और देखो उसके बाद मार्केट गिरी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ आनी है, आई नहीं है, आनी है, ठीक है, अभी तक आई नहीं है। लेकिन इस जगह पर हमें पहले से पहले पता है कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ आनी है, ठीक है। बिल्कुल इस चार्ट को थोड़ा गौर से देखोगे ना तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड कैसे देखा जाता है, कौन सा बैकग्राउंड जो है ना वो आइडियल बैकग्राउंड होता है। अच्छा, इस वाले बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बता देता हूँ। इस वाले बैकग्राउंड के अंदर देखो, मैं अगर यहाँ पर देखूं गौर से तो ये रेंज है, यहाँ पर देखूं तो ये रेंज है, यहाँ पर देखूं तो रेंज है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको बुलिश या बेरिश के लिए देख रहा हूं तो मुझे ये बुलिश बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और अगर मैं बहुत ज्यादा बारीकी के अंदर देख रहा हूं तो मुझे इसके अंदर कुछ 3 रेंजें नजर आ रही हैं। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत के अंदर इस तरह की जो रेंज होगी ना, जो 3 बार 2 से 3 बार की रेंज होगी, आपने उसको इग्नोर कर देना है। 2 से 3 बार की रेंज अगर आ भी जाती है ना बैकग्राउंड के अंदर तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह की रेंज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की रेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल मैंने एक्चुअली बहुत ढूंढ कर बहुत काफी टाइम लगाया इसके लिए, तलाश की कि एक ही पिक्चर के अंदर आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मतलब इस एक पिक्चर के ऊपर मैं कोई 2 घंटे बोल सकता हूँ, इसमें इतना कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड की बात करो ना तो इस तरह की जो रेंजें होंगी ना आपने इनको इग्नोर कर देना है।
और इस तरह का जो बैकग्राउंड है ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम इतना सा बैकग्राउंड देखेंगे बस, ठीक है। और इतना सा बैकग्राउंड देख रहे हो तो फिर आप बार्स को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बनती है। तो ये 10 बार का बैकग्राउंड मींस क्वालिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साथ साथ हर जगह पे ये बात भी बताई है कि आपने थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है ना वो रखनी होती है। अगर मैंने 20 से 25 बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर गिज 20 से 25 बार से थोड़ा सा ऊपर नहीं हो सकता, हर गिज थोड़ा सा नीचे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये कह लो कि आप 15 तक आप उसको कर सकते हो, 15 से आप 30 तक भी कर सकते हो, इतनी सी वेरिएशन भी चल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिला के देखूं पूरे को तो मुझे स्ट्रॉन्ग रैली नजर आ रही है यहाँ पे। ये पूरी रैली है, स्ट्रॉन्ग रैली है जिसके अंदर प्राइस को मार्कअप किया गया। उसके बाद कैंपेन चली है छोटी सी, यहाँ पे हमारे पास वीकनेस अपीयर हो गई थी। मतलब जब प्राइस यहाँ तक पहुंची है तो यहाँ पे देखो, अगेन उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास वीकनेस का साइन यहाँ पे मौजूद है। इस जगह पे जब मार्केट पहुंची ना तो हमें पता चल चुका था कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है। और इसी जगह पे देखो कि प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा, बाय पे बाय कर रहा होगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के बैठा हुआ होगा, ठीक है, और वो यहाँ पे बाय से बाय करता जा रहा होगा। तो बीएसए ने हमें इस जगह पे बता दिया था कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है, और अगली बार ने हमें कंफर्म भी किया। ये देखो डाउन क्लोज है, अगली बार डाउन क्लोज है, और उसके अगली बार भी डाउन क्लोज है। मतलब कि ये जो वीकनेस है ये कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ऐसी रेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी रेंज होगी तो हम इतना सा बैकग्राउंड नोट करेंगे। ये वो पॉइंट हैं, वो गलतियां हैं जो लोग 3-3 महीने की मेहनत के बाद भी नहीं सीख पा रहे होते। इसलिए आपने गौर से इन तमाम चीज़ों को सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस बैकग्राउंड को आइडियल बैकग्राउंड नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह का बैकग्राउंड आइडियल बैकग्राउंड होता है। इस तरह का बैकग्राउंड जो होता है ना, अब थोड़ा सा डीपली एनालाइज करो इस बैकग्राउंड को। इसके अंदर आपको रेंज बहुत कम मिल रही है, ये थोड़ी सी रेंज मिली है, लेकिन ये रेंज एक ही पॉइंट पे नहीं थी। मतलब यहाँ पे ये ब्रेक हो चुकी है रेंज, ठीक है। तो से 5 बार 6 बार की रेंज ही बोलेंगे। तो ऐसा बैकग्राउंड जो होता है ना वो आइडियल बैकग्राउंड, ठीक है। समझ में आ गई जी बैकग्राउंड स्टडी कैसे करनी है आपने। अच्छा जी, अब बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर, एडवांस लेवल की। हमने 5 पॉइंट देखे थे जो वीएसए के पैरामीटर्स हैं। अब 2 पॉइंट और भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि एडवांस लेवल के अंदर आते हैं। ये 2 पॉइंट कौन से हैं, किस तरह से देखे जाते हैं? नंबर 6 के ऊपर हमारे पास लेवल पॉइंट मौजूद है, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस ऑफ एवरी बार एंड वॉल्यूम एक्टिविटी एज अ वेव ऑन देम। देखो अब मैं एक और चार्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको इस पे बताता हूँ कि क्लोजेस, ये जो लाइन पढ़ी है हमने, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि मार्केट चाहे ऊपर चल रही है चाहे ऊपर चल रही है, मतलब आप इस जगह पे देखो तो कौन ये कह सकता है कि मार्केट में वीकनेस है? कोई भी नहीं ये कह सकता। जो बंदा वीएसए ट्रेड कर रहा है ना वो कह सकता है, जो वीएसए ट्रेड नहीं कर रहा, जो वीएसए नहीं जानता, वो एग्जैक्टली इस मार्केट को बुलिश मार्केट कहेगा। लेकिन हम इस मार्केट को बुलिश मार्केट नहीं कहेंगे। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों नहीं कहेंगे। हम क्या करेंगे, हम बार को
बार के क्लोज टू क्लोज एक लाइन लगा देंगे, इस तरह से, इस तरह से क्लोज टू क्लोज लाइन लगा देंगे। अब ये देखो, थोड़ा गौर से देखना कि ये हाईज को देखो, ये हाईज तो ऊपर बन रहे हैं, लेकिन ये क्लोज के साथ जो क्लोज मिला के हमने लाइन लगाई है, ये इस तरह की लाइन नहीं है, ये ऊपर जाती भी लाइन नहीं है। ये लाइन कैसी है, एक बार ऊपर जा रही है और साथ ही नीचे आ जाती है, क्लोज नीचे बन जाता है। एक बार ऊपर जाती है थोड़ा सा, मतलब ये वाला जो क्लोज है ना, ये भी दूर नहीं बना। मतलब ये लाइन लगाने का ये मकसद होता है कि क्लोजिंग पॉइंट्स को देखा जाता है कि वो कितने दूर बन रहे हैं, कितने करीब बन रहे हैं, या इन्वर्सिस बन रहे हैं या डायरेक्शनल बन रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे आप देखो वापस मार्केट नीचे आ गई है, क्लोज हमें ये बता रहा है। हाई को देखोगे तो एक्चुअली प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या कर रहा होता है, हाई और लो और इन तमाम चीजों को देख रहा होता है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हम एडवांस के अंदर चले गए और हमने सिर्फ क्लोज टू क्लोज चीजों को मिला दिया। अब ये लकीर जो मैंने यहाँ पे खींची है, इस लकीर को देखो, ये बार बार नीचे गिर रही है, बार बार नीचे गिर रही है। इवन यहाँ पे भी आप देख लो, ठीक है, ऊपर जाना बंद, मतलब शार्प एंगल नहीं है, एंगल चेंज हो चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन होती है, अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है। इस तरह से आप क्लोज टू क्लोज आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज टू क्लोज आप देख सकते हो चीजों को। नंबर 7 पे करंट बार स्प्रेड क्लोज वॉल्यूम इज कंपेयर्ड टू प्रीवियस बार स्प्रेड क्लोज एंड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? नंबर 7 पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम इन तमाम चीजों को मर्ज कर देते हैं। जो भी चीजें हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ी हैं, या ये 6 पॉइंट्स तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, हम इन तमाम चीजों को मर्ज कर देते हैं। कौन कौन सी चीज? बार का स्प्रेड कितना है, इसका क्लोज कहाँ पे बना, वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस बार स्प्रेड, प्रीवियस बार, ठीक है, और इसका स्प्रेड कितना था, और इसका क्लोज कहाँ पे हुआ, वॉल्यूम का क्लोज कहाँ पे हुआ, और वॉल्यूम का नंबर कितना है, कम है ज्यादा है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को हम मर्ज करके स्टडी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपने किस तरह से नंबर 7 नंबर पॉइंट आपने प्रैक्टिस किस तरह से करना है, आपने इनके स्प्रेड्स को नोट करना है। इसका स्प्रेड कितना है, इसका स्प्रेड कितना है, इसका स्प्रेड कितना है, और उसी वक्त में मतलब ये जो बार है, ये इस बार, ये इसकी जो रिलेटेड वॉल्यूम बार है वो ये वाली बार है, ये वाली जो बार है इसके रिलेटेड वॉल्यूम ये वाली बार है, ये जो बार है इसका ये वॉल्यूम है, ये वाली बार का वॉल्यूम ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर एक बार को अलग अलग स्टडी कर रहे होते हैं, उसका स्प्रेड नोट करते हैं, उसका क्लोज नोट करते हैं कि क्लोज कहाँ पे है उसका, और उसके बाद वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम कितना बड़ा आया, पिछले वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब कैसे कंपेयर करते हैं? अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूं तो मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं ऐसे। तो ये लाइन लगाने से मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बार से ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला 21 बार से ये वॉल्यूम ज्यादा है। इट मींस कि ये क्वालिफाई कर रहा है हमारे जो एनालिसिस हैं, जो भी, खैर वो तो स्ट्रेटजीज या किस तरह से देखते हैं वो तो आगे बातें होंगी ना। इट मींस कि हमने कंपेयर किस तरह से करना है वॉल्यूम को, इस तरह से हम लाइन लगा के भी आप कंपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा तजर्बा जब हो जाएगा ना आपको, तजर्बे के बाद आप एक नजर के अंदर देख लोगे सब कुछ।
काम करते करते जब आपको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो आप एक ही नज़र के अंदर देख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बार का स्प्रेड, उसका क्लोज और उसके ऊपर वॉल्यूम की जो एक्टिविटी है उनको नोट करना, इसका मतलब है कि हम वीएसए, एडवांस वीएसए को एनालाइज कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास मॉड्यूल है वीएसए, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं बता चुका हूँ, उसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ और कर देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी जब भी सेल करना चाहती है तो वो ज़्यादा महंगे रेट पे सेल करती है। ज़्यादा महंगे रेट पे सेल करना के लिए क्या ज़रूरी है कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए इस तरह से। उसके बाद रेंज टाइप बनती है। ये रेंज जो है ना, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अगर मैंने ये बॉक्स बना दिया ना कुछ इस साइज का, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद इतनी रेंज चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये रेंज बहुत लंबी चल जाती है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक भी ये रेंज चलती है। बाज़ औक़ात ये रेंज 15 दिन भी चल जाती है, और बाज़ औक़ात ये रेंज जो है एक ही दिन चलती है और रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये रेंज वेरिएशन आपको देखना होगी, रेंज कितनी, इस रेंज के अंदर क्या हो रहा होता है वो भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि इस रेंज के अंदर ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे होते हैं या ऑर्डर्स स्प्रेड हो रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। चूंकि मार्केट ने वीकनेस में आना है तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि ऑर्डर्स सेल होने, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं ना इसको। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब भी स्मार्ट मनी ने बाय करना होता है तो मार्केट को नीचे तक गिरा रही होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा कम रेट पे बाय कर रही होती है। यहाँ पर ऑर्डर कलेक्ट हो रहे होते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल के साथ बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लंबा नहीं खींचता। बात करूँ तो आधा घंटा 1 घंटा और बात हो सकती है इसके ऊपर, तो इसलिए बेहतर है कि आप अब क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर जी मेरा एक सवाल है। हाँ जी, कि वीएसए में कैंडल स्टिक को क्यों नहीं रखा गया, बार्स को क्यों रखा गया? देखो मेरी बात सुनो, आपके रूम के अंदर इस वक्त कितना सामान पड़ा हुआ है? सोफा होगा, बेड होगा, अलमारी होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ 5 आइटमें, कुछ भी मिला जुला के 5 आइटमें आपके कमरे में पड़ी हुई हैं। जी जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। आपके कमरे में 20 आइटमें क्यों नहीं पड़ी हुई? आपके कमरे में 30 आइटम्स क्यों नहीं पड़ी? आपके कमरे में 40 आइटम्स क्यों नहीं पड़ी हुई? क्या वजह है इसकी? उसकी ये वजह है कि आपको इस जगह पर, उस जगह पर, उस चीज की, माइक बंद कर दे, अभी माइक बंद कर दो। आपके कमरे के अंदर 50 आइटम्स नहीं पड़ी हुई। क्यों नहीं पड़ी हुई? इस वजह से कि वो चीजें उस जगह पर उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, आपके रूम के अंदर आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, आप सिर्फ वही चीज रखते हो। आप मतलब बिला वजह की चीजें जो है ना वो अपने रूम के अंदर जमा नहीं करते। बिल्कुल एग्जैक्टली कैंडल स्टिक जो है ना वो 4 किस्म की इंफॉर्मेशन देती है हमें, जिसके अंदर हाई, जिसके अंदर लो, जिसके अंदर ओपन और क्लोज, ये 4 किस्म की इंफॉर्मेशन कैंडल स्टिक दे रही होती है। अब मैंने आपको ये पहली क्लास के अंदर कहीं पर भी आपने ओपन का वर्ड सुना है क्या?
बताएं? नहीं सुना सर जी। कहीं पर भी मैंने ओपन का वर्ड कहीं पे यूज किया? ओपन का वर्ड मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि जिस जगह पर ये क्लोज बनेगा ना, अगली बार का ओपन यहीं से बनेगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अब गैप लग जाए, प्राइस में कोई गैप लग जाए तो प्राइस यहाँ से ओपन हो और व्हाटएवर कुछ भी करे, ठीक है। तो VSA के अंदर जो है ना, ओपन की इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं करते। VSA की इंफॉर्मेशन, VSA का जो मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर ओपन की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते। हम क्या यूज कर रहे होते हैं? हाई, लो और क्लोज, सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि आपका इस वक्त जो लैपटॉप आपके सामने मौजूद है या आपके सामने कंप्यूटर मौजूद है, इसके आसपास और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होंगी ना, टेबल के ऊपर, आपके टेबल में बहुत सारी चीजें। आपने ये गौर किया है कि बार बार नादानिस्ता तौर पे, अनकॉन्शियसली आपका ध्यान उन चीजों की तरफ चला जाता है? ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि आपका ध्यान जो है ना, वो दूसरी चीजों की तरफ जा रहा होता है जिनसे आपको काम नहीं होता। अगर वो आपके सामने पड़ी रहे ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप उन पे ध्यान ना दो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें ओपन नहीं चाहिए तो हम बार के अंदर ओपन ऐड ही नहीं करते, ठीक है। बार के अंदर ओपन को ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस वजह से कि हमें ओपन नहीं चाहिए, तो हमें हमारा ध्यान भी उस तरफ ना जाए, हमारी स्टडी फोकस रहे इस तरीके से। बिल्कुल आप VSA के साथ कैंडलस्टिक यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप अच्छा खासा मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाओगे ना, अच्छा खासा जब आप मतलब इतने ज्यादा आप एक्सपीरियंस हो जाओगे कि आप ये बार ओपन नजर भी आ रहा है तो आप इसकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंडेटोरी नहीं है कि आपने बार ही, कोई शर्त नहीं है ये, समझे आप? ये कोई शर्त नहीं है कि आपने बार इस्तेमाल करनी है। सिर्फ आपकी आसानी के लिए बार चार्ट यूज करा जाता है कि आपका ध्यान जो है वो बटे ना। और इसके अलावा एक और बात बताऊं, आपकी कैंडल स्टिक्स जो ना, विक्स जो होती है ना इसकी, ये बार बार आपका ध्यान बटा रही होती हैं। ये जो इसकी विक्स होती हैं, ये आपको आपकी स्टडी खराब करती हैं जब आप VSA स्टडी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम इन विक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ना हम बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम विक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हाई, लो और क्लोज देख रहे हैं। तो इस वजह से हमें इतनी ज्यादा फूल छूल लगाने की, लाल कलर करने की, पीले कलर करने की ऊपर से, और गोटा छोटा लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा एक सवाल है। जी वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि जैसे मतलब मार्केट में स्मार्ट मनी आती है, अगर उसने सेल में जाना हो तो वो मतलब उस वक्त मार्केट को ऊपर ले जाती है ना, जिस तरह सर आप डिस्ट्रीब्यूशन का कह रहे थे जी। तो मतलब वो एक रेंज बनाती है ना, जिस तरह सर उसकी एग्जांपल आपके सामने है कि जिस तरह गोल्ड ने अब सर हायर हाई बनाया था गालबन 1779 ना, तो उसके बाद सर वो जी, उसके बाद वो सर 1747 तक गया, फिर मतलब वो ऊपर चला गया ना। तो सर बाज़ का मतलब मार्केट एक रेंज में आकर मतलब जिस तरह उसने हायर हाई बनाया है ना 1779, तो हो सकता है कि ये सर मजीद मतलब नया हाई बनाते हैं ना। तो ये सर इस तरह फिर क्यों होता है? मतलब स्मार्ट मनी भी आ गया और फिर अगेन मतलब एक नया पॉइंट हाई की तरफ बनाते हैं, इसका सर क्या वजह होती है? जी, मैंने इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। इस क्लास के स्टार्ट के अंदर ही मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया था। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि स्मार्ट मनी किसी एक चिड़िया का नाम नहीं है, किसी एक कौवे का नाम नहीं है, किसी एक चीज का नाम नहीं है।
स्मार्ट मनी जो है ना, वो किसी एक चीज का नाम नहीं है। स्मार्ट मनी मजमुआ है। किस चीज का? दुनिया के बड़े बड़े बैंकों का। मेरी बात पहले सुने, माइक बंद कर दें और मेरी बात सुने ध्यान से। स्मार्ट मनी मजमुआ है बैंकों का। अब गौर से सुनो, मैंने बैंक नहीं बोला, मैंने बैंकों बोला है। यानी कि स्मार्ट मनी खुद एक मजमुआ है और मुख्तलिफ बड़े बड़े बैंकों का। कोई एक बैंक तो नहीं है ना दुनिया के अंदर, बड़ा बैंक जो है एक बैंक तो नहीं है, बहुत सारे बैंक हैं। मतलब जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े बैंक्स के अंदर शुमार होते हैं। तो सबसे पहले क्या कि स्मार्ट मनी बैंकों का मजमुआ है, ठीक है। नंबर 2 पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, लाइक IMF। मिसाल के तौर पे मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि IMF फॉरेक्स करती है, जस्ट आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फंड है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फंड है ये। तो इस तरह के जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनको जमा करके, इनको मिलाकर स्मार्ट मनी का नाम दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि हम ये बात जान चुके हैं कि ये मजमुए का नाम है, किसी एक चीज का नाम नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि एक बैंक जो है वो बाय के लिए एक्यूमुलेशन कर रहा था कुछ इस तरह से। डिस्ट्रीब्यूशन बन गई ना ये, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और हम ये समझ रहे थे कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है, ठीक है। लेकिन इस कैंपेन के अंदर कोई दूसरा ग्रुप भी आ जाता है, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आ जाता है जिसके पास इतना बड़ा वॉल्यूम है, 2000 स्टैंडर्ड लॉट ये लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट को अगेन इससे भी बड़ी लॉट यूज कर लेंगे। लेट्स से अगर ये 1000 की ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, 1000 लॉट्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो ये 2000 लॉट्स को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इसी वजह से हम लोग कैंपेन्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। मैंने ट्रेड करने की तो बात ही नहीं की अभी तक। कैंपेन्स को समझना कैसे है, कैंपेन स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, उसके अंदर और कौन कौन से फेज होते हैं। कैंपेन के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, कैंपेन स्टार्टिंग, कैंपेन रनिंग, फिर एसएल हंटिंग, फिर कैंपेन एंड होने का साइंस होते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कैंपेन एंड हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम एंट्री ले रहे होते हैं। इस वजह से हम इस पूरे जोन के अंदर, जैसे फर्ज करो कि हम ये समझ रहे थे कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में दोबारा से स्ट्रेंथ आ गई, लेकिन हम तो एसएल नहीं हुए हमारे, हम तो मार्केट में थे ही नहीं, हम तो जस्ट अभी देख रहे हैं। जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आ चुकी है, हम उसके बाद ट्रेड करेंगे। देखो शुरू के अंदर मैंने ये बात बोली थी ना कि हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी है ही नहीं है, तो आप किसके फुटप्रिंट को फॉलो करोगे? किसी के भी नहीं, मींस आप ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब भी स्मार्ट मनी अपना फुटप्रिंट छोड़ेगी, आप उस वक्त के बाद ही ट्रेड में आओगे, राइट? जी ठीक है, बिल्कुल आप समझ आ गए।